अपना उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग में एक बार फिर से पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वहीं जिस दौरान पहाड़ टूटा, लोग इधर उधर भागने लगे। इस जगह पर बीते 4 दिनों से रोड बंद है। पहाड़ टूटने के बाद में बड़े बड़े हरे पेड़ भी मलबे के साथ में नीचे आ गए। ये तस्वीरें आप देखिए। कोई पता नहीं है। 26 जुलाई को कर्णप्रयाग राजमार्ग पर नलगांव और आमसोड़ के बीच में बारिश और बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें मलबे की चपेट में आने से ट्रॉला समेत 2 युवक पिंडर नदी में समा गए, जो आज तक लापता चल रहे हैं। अब तत्कालीन तौर पर दोनों युवकों की तलाश में नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक बार फिर से लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है, जिसके लिए मौके पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, लेकिन अभी भी लापता लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में भारी बारिश के बाद में एक बार फिर से खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद में 53 परिवार खतरे में हैं। पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद में कई घरों के अंदर मलबा घुस गया और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों की नींव तक हिल चुकी है। गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि गांव के लोगों की सुध लेने के लिए कोई आया नहीं है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। की टीम इस समय पगनो गांव में मौजूद है और आप हालात देखें किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। लगातार बारिश के बाद यहाँ भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो रहा है और पूरे ये घर देखिए, पूरे इस समय मलबे की चपेट में आ चुके हैं और जो ऊपर से पूरा मलबा नीचे की तरफ आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो ये घर हैं ये पूरे प्रभावित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 90 घर यहाँ पे ऐसे हैं जो अब खतरे की जद में आ चुके हैं और जिसमें लगभग 55 घर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में हैं और वो घर लगातार मलबे की चपेट में आ रहे हैं। आप देखिए ये पूरा एक किचन यहाँ पे मलबे के नीचे दबा हुआ है, जो बिल्कुल अब टूट चुका है और उसके सामान को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तो लोग स्वयं अपनी स्थिति अनुसार जगह जगह बसने पर मजबूर हैं। ऐसी स्थिति हो रही है, कुछ मदद नहीं है, कहाँ खाना बनाने न लकड़ियाँ। तो निश्चित रूप से अगर बात करें तो पगनो गांव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब शासन हो या प्रशासन हो, लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, पगनो गांव। दिल्ली में अब केदारनाथ धाम मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमन मित्तल ने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने का काम बंद कर दिया गया है। साथ ही केदारनाथ धाम ट्रस्ट बंद करने की भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। पूर्व अध्यक्ष पद से सुरेंद्र रोतेला के इस्तीफा देने से वो आहत हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन QR कोड से पैसा लेने की प्रोसेस को भी बंद कर दिया गया। केदारनाथ मंदिर और सोना चोरी मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और अब तैयारी अगली बार मुद्दे को संसद में उठाने की है। तो वहीं संसद में मुद्दा उठने से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो बीजेपी इसे झूठा प्रचार बता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हुआ या नहीं, ये तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन दिल्ली का केदारनाथ मंदिर और सोना चोरी सियासी मुद्दा जरूर बन चुका है। अब विपक्ष सोना चोरी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में केदारनाथ का मुद्दा उठाना चाहती है, तो दावा है कि शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बाकी दल भी इस मुद्दे का समर्थन करेंगे। सूत्रों का दावा है कि 223 किलो सोना दान देने वाले महाराष्ट्र का कारोबारी है, इसीलिए शिवसेना उद्धव गुट भी इसे मुद्दा बनाना चाहती है, ताकि सोना देने वाले ने क्या दिया ये सच भी सामने आ सके, तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरा जा सके। हम चाहते हैं कि वो आए हमारे बीच में। वैसे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी तो मेरे ही दूत हो और करो, और जो मेरे हाथ का है मुझे बताना। राज्यसभा में और लोकसभा में केदारनाथ का विषय उठने वाला भी है, तो ये बात उन्होंने मुझसे कही है। केदारनाथ सोना चोरी पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद ने सवाल उठाए थे
तो उन्हें कांग्रेस का एजेंट तक कहा गया था। ऐसे में देश की संसद में विपक्ष ने केदारनाथ का मुद्दा उठाया तो किरकिरी पूरे उत्तराखंड की होगी। ऐसे में संसद में उत्तराखंड के सांसद क्या जवाब दे पाएंगे, सवाल ये भी है। उनका पूरा संगठन ही पूरी की पूरी कांग्रेस फेक नैरेटिव पे चल रही है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ताकि लोगों को सच लगने लगे। थोड़ी सी एक आंशिक 4 कदम आगे बढ़े हैं झूठ बोल करके, तो उनको लगता है कि यही चलेगा, लेकिन जनता अब समझ गई है कि झूठ चलने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस को झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। केदारनाथ, सोना चोरी और दिल्ली में मंदिर बीजेपी के गले की फांस बन चुका है और जब तक सोना चोरी पर सरकारी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक ये मुद्दा शांत होता नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इस बार गैरसैंण सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गणेश कुदियाल ने कहा है कि वो इस मामले में जल्द विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी से मिलेंगे और मांग करेंगे कि विधायकों की सैलरी पेंशन तय करने के लिए नियामक आयोग यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसका निर्धारण करे। वहीं न्यूज़ 18 ने कुछ विधायकों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी बोलने से इनकार किया। माननीय विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा जी को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी से के लिए मना करूं कि मुझे ये बढ़ोतरी नहीं चाहिए और उनसे मांग करूं कि इस प्रकार के बढ़ोतरी के लिए एक नियामक आयोग बनना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये तय करे कि क्या ये 1,25,000 की बढ़ोतरी या पूर्व विधायकों को 10, 15, 20 हजार जो भी बढ़ने वाला हो वो बढ़ोतरी क्या जायज है। आज मन की बात कार्यक्रम का 113वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो देहरादून के इंदिरा नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात प्रोग्राम को सुना। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में इस बार स्पेस रिसर्च के लिए काम कर रहे युवाओं से बातचीत की, जिनमें अल्मोड़ा के रक्षित भी शामिल है। रक्षित से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बाल मिठाई का भी जिक्र किया तो उन्हें भविष्य में स्पेस रिसर्च में काम के लिए शुभकामनाएं भी दी। और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा।
पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हुए लगातार ट्रांसफर से हेल्थ सिस्टम पटरी से उतर गया है। अब हालात यह है कि कई अस्पताल अब ताला लगने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में हेल्थ सिस्टम पहले से ही पटरी से उतरा है, लेकिन अब जले में नमक का काम किया है भारी संख्या में डॉक्टर्स के हुए एक तरफा ट्रांसफर ने। पिथौरागढ़ में बीते एक महीने में 15 डॉक्टर्स को मैदानी जिलों में भेजा जा चुका है, जबकि इनके बदले एक भी डॉक्टर यहां नहीं आया। और ये हाल तब है जब यहां पहले से ही दर्जनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर्स के एक तरफा ट्रांसफर होने से कई हॉस्पिटल में ताला लटकने को है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की इस हरकत ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। 16 डॉक्टर एक महीने के अंदर सरकार ने ट्रांसफर किए हैं। आज पिथौरागढ़ जनपद की जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी चरमरा गई। जिले के डोंगलिहाट, बेरनाग, डीडीहाट, दारचूला, मुंशारी में बहुत सारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के सारे पद दिखते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ से फिर स्थानांतरण हो जाना, नए चिकित्सकों की भर्ती न होना, यहाँ के जो गरीब जनता है और जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल स्थितियाँ हुई। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है, फिर भी महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ डॉक्टर के 174 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 70 पद पहले से ही खाली पड़े हैं। यही नहीं, जिन पदों पर तैनाती है उनमें भी 42 डॉक्टर पीजी के लिए जिले से बाहर हैं। उनके आसपास हमारे यहाँ पहले से शॉर्ट था और वर्तमान में जो है हमारे यहाँ जो कि 3 स्टेज में अलग अलग जो है ट्रांसफर हुए हैं। तो जो है कि एक डॉक्टर साहब डायरेक्टर बन के गए हैं और एमओ और जो है एसएमओ और कुछ 3-4 स्पेशलिस्ट का ट्रांसफर जो है कल वाली लिस्ट में था। कुल मिला के 15 लोगों का ट्रांसफर हुआ। कहने को तो पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की तैनाती सालों गुजरने के बाद भी नहीं हुई है। ऐसे में शासन से हुए ट्रांसफरों की कीमत अब मुख्यालय के साथ ही तहसीलों के अस्पतालों को भी चुकानी पड़ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बेरुखी का ये हाल तब है जब पिथौरागढ़ में नेपाल के साथ ही चंपावत के मरीज भी इलाज के लिए पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही पर्यावरण प्रेमी संगठनों ने जोशीमठ को बचाने के लिए देहरादून में एक पदयात्रा निकाली। साथ ही एक मंच पर आकर सभी ने प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं पर किसी तरह की अनहोनी होने पर जवाबदेही तय करने की मांग की। और वहीं जोशीमठ में एनटीपीसी द्वारा बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना पर भी सवाल उठाए और सरकार से मांग की है कि यदि किसी तरह का वहां काम शुरू हुआ तो इसके परिणाम विचारणीय होंगे। अगर ब्लास्टिंग होती, आपने पूरा बारिश में देखा, जोशीमठ अलग अलग जगह से गिर रहा था, पूरा हाईवे में मलबा नीचे था, अलग अलग जगह लैंडस्लाइड्स थी इस बारिश में भी। तो अगर आप ब्लास्टिंग का परमिशन देते हैं उस पहाड़ में जो ऑलरेडी एक डेबरी में बसा हुआ है, एक पूरा डेबरी मतलब एक पूरा मलबे में बसा हुआ पहाड़ है, उसमें अगर आप ब्लास्टिंग की परमिशन देते हैं तो कुछ ना कुछ होगा। भारतीय पुरातन भाषा संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसमें लिखे श्लोक लोगों को समझ आ सके, इसके लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और साथ ही आईआईटी रुड़की मिलकर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सदियों तक श्लोक और गुरु शिष्य परंपरा के सहारे आगे बढ़ती रही। संस्कृत को लिपिबद्ध करने का श्रेय ऋषि पाणिनि को जाता है। पहली बार संस्कृत का लिखा उल्लेख ऋग्वेदों के जरिए सामने आया। आज के समय में संस्कृत सीमित होकर रह गई है। दरअसल नई पीढ़ी इस भाषा को कठिन भाषा के तौर पर लेती है, इसीलिए शायद संस्कृत पूजा पाठ और शादी जैसे संस्कारों में इस्तेमाल होती है। संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और वो उसका मतलब आसानी से समझ सकें, इसके लिए अब हरिद्वार की उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में समझौता किया है, जिसके तहत कठिन भाषा को आसान बनाने के तरीके ढूंढे जाएंगे।
उद्देश्य ये है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा जो संस्कृत बेस्ड नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत बेस्ड नॉलेज सिस्टम इसको हम बोलते हैं, उसमें जो चीज़ छिपी हुई है उसको वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये हमारा उद्देश्य है। दरअसल आईआईटी रुड़की में पौराणिक ज्ञान पर आधारित इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से एक विंग चल रही है। आईआईटी चूंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का केंद्र है, लिहाजा उनके लिए और उनकी मदद से एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जो आसानी से संस्कृत को डिकोड करना आसान बनाएगा। उसके अंतर्गत अभी हमारे मन में दो विचार है अच्छे से काम करने के लिए। एक तो गूगल में जो ट्रांसलेटर अवेलेबल है संस्कृत से और एक भाषा में या और एक भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रांसलेटर्स आजकल इंटरनेट में नहीं है। गूगल जो है उसमें भी बहुत वृद्धि की आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर संस्कृत में कोई कामकाज होता नहीं। अब जब उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी और आईआईटी एक साथ आए हैं तो उम्मीद है कि प्राचीन भाषा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कुछ ठोस काम हो पाएगा। रुड़की से मनोज के साथ हरिद्वार से पुलकित की रिपोर्ट। नैनीताल में 13वीं मैराथन का आयोजन किया गया। पर्वतारोही शीतल राज और साथी अभिनेता हेमंत पांडे ने फ्लैग ऑफ किया। 13वीं नैनीताल मानसून में कुमाऊं के वाद्य यंत्रों से धावकों का जोश भी बढ़ाया गया। तो वहीं मैराथन में पौड़ी के अरुण पाल ने बाजी मारी। दूसरी और तीसरे स्थान पर जगत सिंह और साथी शिवा कुंडा रहे। महिलाओं की दौड़ में मुजफ्फरनगर की रूबी कश्यप और साथी अमृता सैनी ने बाजी मारी। हालांकि इन धावकों का मुकाम देश के लिए मेडल लाने का है। आगे तो देखिए हमारा लक्ष्य स्टेट नेशनल खेलना है कि नेशनल में काफ़ी अच्छा कर पाए और अपने स्टेट के लिए अपने देश के लिए कुछ कर पाए। जी बिल्कुल, हाँ, पहाड़ के लड़के अगर किसी काम में कुछ कर सकते तो ये एथलेटिक ही है। हौसले भी हैं और उड़ान भरने के लिए पंख भी, लेकिन सामाजिक ताने बाने ने लड़कियों को खेल मैदान से दूर ही रखा है। लेकिन पहली बार नैनीताल के कई स्कूलों की छात्राओं ने फुटबॉल में अपने खेल से दर्शकों का दिल जीत लिया। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल की ये लड़कियां पहली बार फुटबॉल खेलने मैदान में उतरी और जमकर फुटबॉल पर किक भी लगाई। जोश और जुनून के साथ मैदान में उतरी बेटियां किसी से कम नहीं दिखी और टीम को जीत दिलाने की भूख भी पेशेवर खिलाड़ी जैसे ही दिखी। वहीं मैदान में फुटबॉल खेलने उतरी लड़कियों ने दर्शकों का भी दिल जीता और जमकर तालियां बटोरी। रोडी बजरी के मैदान में पहली बार पहुंची इन बेटियों के हौसले अब बुलंद हैं। एक नैनीताल बहुत अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है सबके लिए, क्योंकि सब एंजॉय करते हैं यहाँ पे आते हैं घूमने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के स्कूल्स, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और स्पोर्ट्स सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है बाहर खेलने का एंड सोशलाइज होने का, मेन थिंग। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।